अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐवान में खतरे में है? क्या इसे किसी अददी अक्सरियत पर मुश्किलात का सामना है? गुज़िश्ता दिनों की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस सवाल से जुड़ी हुई हैं। मंगल के रोज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कौमी असम्बली में 2 कानूनी बिलों की मंजूरी पर हुकूमत को शिकस्त दी। इसके बाद दोनों ऐवानों का जो मुश्तरका इजलास होना था उसे इनेकाद से कुछ घंटे पहले मुलतवी कर दिया गया। इस इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत मुताद्दिद कानूनी बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाने थे। इससे पहले बुध को वजीर आजम ने इसी इजलास के हवाले से अपने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया था कि वो इसमें शिरकत करें, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत को पार्लियामान के अंदर इस सूरत सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी भी उससे खुश नहीं। काफ लीग, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और फंक्शनल लीग जो बड़े इत्तेहादी हैं, उनकी तरफ से उनके जो रहनुमा है मुसलसल हुकूमत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने यह कहा कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बात कर सकते हैं और हुकूमत से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। मुस्लिम लीग काफ जो है उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इसी तरह से इजहार किया है। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा का यह कहना है कि हुकूमत अहम कौमी मामलात पर मुशावरत नहीं करती। मुल्क में महंगाई को कोई पूछने वाला नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने भी गुज़िश्ता दिनों कहा था कि हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है एमक्यूएम इसमें शामिल नहीं है। विफाक के फैसलों का बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से ही हुकूमत का ये जो कानून साजी होनी थी उसमें साथ ना देने का फैसला किया। क्या हुकूमत इन नाराज इत्तेहादियों को राजी कर पाएगी? ये भी अहम सवाल है। और एक और तस्वीर का रुख ये भी है कि क्या अपोजिशन के पास इतनी अददी अक्सरियत है कि वो हुकूमत को किसी मुश्किल में डाल सके? अपोजिशन रहनुमाओं की एक दूसरे से मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात, जिसमें दोनों ने पार्लियामान के अंदर इत्तेहाद और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की बात की। पीडीए में वापसी का कोई इम्कान है? इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। पार्लियामान में मुत्तहिद ऑपोजिशन ने जमहूरी डेमोक्रेटिक मीन्स हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया है और ये हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा है कि जमहूरी अंदाज से काम लिया जाए। इस जाली हुकूमत को इंतखाबात में, इलेक्शन में इस्लाहात करने का कोई हक नहीं पहुंचता और जो भी उनकी तजावीज़ हैं किसी कीमत पर भी हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा जो असल डिमांड है अव्वल दिन से वो तो फ्रेश इलेक्शन का, आम इंतखाबात मुल्क में हमें चाहिए। ये चोरी हुआ मैंडेट इस पर कोई हुकूमत करे तो हमें काबिल। याद रहे कि जो अददी अक्सरियत का मामला है इस पर पीपल्स पार्टी पहले ही अपोजिशन जमातों को अदम एतमाद की तहरीक की तजवीज़ दे चुकी है और कह चुकी है कि पंजाब से इस मामले का आगाज किया जाए। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। क्या अपोजिशन ऐवान के अंदर हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकती है? आपको याद होगा ये जो नंबर्स पर सवाल है, ये पहले भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुकूमत को करना पड़ा था जब सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से जो नशिस्त थी पार्लियामान के अंदर, यूसुफ रजा गिलानी ने उस वक्त के वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दी थी और फिर उसके बाद वजीर आजम ने ऐवान से एतमाद का वोट भी लिया था। लेकिन अब यह मामला जो है वो कानून साजी का है और इन इस्लाहात का है जिनको हुकूमत असम्बली से मंजूर कराना चाहती है। क्या हुकूमत इन इस्लाहात को मंजूर करवा लेगी? क्या इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर होंगे और क्या हुकूमत को अददी अक्सरियत बरकरार रखने में किसी चैलेंज का सामना? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ गैस का मुमकिन बहरान और डॉलर की कदर में इजाफा भी है, उस पर भी बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन पहले बात करेंगे वफाक के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं सर कुछ ये सवालात, इस हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं, ये जो बिल आए वो हुकूमत जो है वो अपोजिशन ने जो है वो हुकूमत को डिफीट हो गई असम्बली के अंदर। फिर ये सवालात कहीं ना कहीं उठते रहते हैं। अपोजिशन बात करिए कि हुकूमत के पास अददी अक्सरियत अब नहीं है, इत्तेहादी नाराज हैं, अपने अरकान नाराज हैं। सो हाउ डू यू सी दिस क्लेम, ये जो अपोजिशन कर रही है कि हुकूमत डज नॉट हैव द नंबर्स?
नहीं, पहली बात तो ये है कि जहां पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहां पे कुछ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अचानक को बिल आ जाए तो कोई अगर एमएनए वहां पे मौजूद नहीं है, कोई खाना खाने क्या हुआ है, उसको कौन सा दुनिया का मीडिया इसको शिकस्त से ताबीर करता है सिवाय हमारे। तो थोड़ी बहुत भी जहाँ पे कॉमन सेंस होगी वो इसको नॉर्मल लेंगे कि इसमें क्या कोई इशू हो गया है। जाहिर है कि अगर का मसला है और अपोजिशन समझती है कि हमारे पास अतिथि अक्सरियत नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस है। जहां तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखिए हमारी इसमें क्या जाती इशू है। हो ये रहा है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो हारता है वो कहता है कि धांधली हुई है। हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे निजाम की तरफ बढ़ना चाहिए जिसमें कि हारने वाला भी माने कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या और जीतने वाला भी माने। अब हमारे लिए 56 इस्लाहात भी हैं जिसमें ईवीएम भी शामिल है। अब अपोजिशन से और या बाकी तमाम लोगों से हमने साल हो गया ये कहते हुए आपको हमारी इस्लाहात पसंद नहीं है, आप अपना पैकेज दे दें। अब वहां से अपना पैकेज भी नहीं आता, ये बात भी नहीं होती कि इसको क्या करें। और फिर उसके बाद जो है वो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए इलेक्टोरल इस्लाहात बेहतरीन वो होंगी जो कंसेंसस से आए। ठीक है, हम अपना जो कंसेंसस जो एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश है वो हमने एक दफा फिर कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने लेटर लिखा है पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी ने पहले लोग नॉमिनेट किए, हम चाहते हैं पीएमएलएन भी लोग नॉमिनेट करें। इत्तेहादियों का भी मसला नहीं, हम अपोजिशन के साथ भी इत्तेफाक राय चाहते हैं। और इत्तेहादियों को साथ भी जो है वो हमारी जो अगर प्रॉब्लम अगर वो चौधरी साहब अगर आपकी इजाजत हो, ये मैं इलेक्टोरल इस्लाहात वाले पर बाद में आऊंगा, लेकिन वो जो पहले अददी अक्सरियत वाला ये जो अपोजिशन का क्लेम है, ये क्योंकि इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है जो आप लोगों ने मुश्तरका इजलास जो है वो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं जी कि इनके पास नंबर्स नहीं है और हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। तो ये क्या दो चीजें कनेक्टेड नहीं है, जो इजलास का मुलतवी होना और आपके नंबर्स का पूरा होना या ना होना? नहीं, इजलास तो हम अगले हफ्ते फिर बुला रहे हैं और या उससे अगले हफ्ते बुला रहे हैं। तो फिर उसमें पता चल जाएगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी बहरहाल एक सिंसियर एफर्ट ये है कि इसको मैं नंबर्स में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसको इत्तेफाक राय से पास होना चाहिए। इसमें या फिर इतने आप इसको नहीं मानते, आप हमें अपना बता दें, उस पर इत्तेफाक राय कर लेते। चौधरी साहब इत्तेहादियों का क्या मसला है? ये क्यों बयानात आ रहे हैं फंक्शनल लीग की तरफ से, काफ लीग की तरफ से और फिर एमकेएम की तरफ से कि हुकूमत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम खुश नहीं है? देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता यह है कि जब भी कोई इस तरह की होता है तो अपनी अपनी पॉलिटिकल बार्गेन, अपनी अपनी पॉलिटिकल चिप्स ऊपर होती है और उस वक्त बातें इस तरह की हो जाते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पार्टीज के अंदर भी होता है। और जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं तो उसके ये मसाइल रहते हैं, वो हल हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ा चैलेंज साथ हैं आपके इत्तेहादी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कोई बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त, सवाए पीटीआई के पूरी मुल्क की तो कोई पार्टी है ही नहीं। बाकी तो कोई 1 डिवीजन की पार्टी है, कोई 3 डिवीजन की पार्टी है, कोई 4 डिवीजन की पार्टी है और इमरान खान से बड़ा लीडर कोई है नहीं। लिहाजा हमारे पास हमें इस वक्त कोई चैलेंज नहीं है। फ्रेंकली ये जो अपोजिशन के सारे लोग हैं ये तो बेचारे जरा थके हुए पहलवान है, कोई एक के कंधे पे चढ़ा हुआ है, कोई दूसरे के कंधे पे चढ़ा हुआ है, ये तो अल्लाह तआला खड़े भी नहीं हो सकते, इनकी टांगें कांपती हैं। तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज कोई नहीं। तो ये जो चौधरी साहब आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात पे, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा ये इत्तफाक राय से होना चाहिए। तो जो हालात हैं उसमें तो अभी तक इत्तफाक राय ईवीएम के ऊपर या इस्लाहात पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं इन इस्लाहात को लेकर, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ये इस्लाहात हों, अपोजिशन जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है, सो वे फॉरवर्ड क्या है सर? देखिए हम तो कंसेंसस की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से भी मेरी बात हुई थी। उनको मैंने कहा कि आप एक न्यूट्रल बॉडी हैं, आप इसमें अपना रोल अदा करें और हुकूमत अपोजिशन में बातचीत करें। अदरवाइज नंबर हमारे पास तो पूरे, हम कल उसको जो है वो लगा रहे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब इसको पर एक वाइडर इत्तेफाक राय होगा। अच्छा, आपकी कोर कमेटी का इजलास हुआ, अभी ज़ाहिर बात है कुछ बयान चल भी रहे हैं, जो वज़ीर आज़म ने महंगाई के मामले पर बात की है, उस पर से जरा बताइएगा क्या हुकूमत किस तरह से इस मामले को देख रही है और जो इसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, क्या बात की है वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी में, जो है वो क्या बात हुई है इस पर?
देखिए वो तो मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से अभी बाद में जब ब्रीफिंग की है मैंने बताया क्या बात हुई है। मैं मुख्तसर सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखिए पहली बात तो ये है पाकिस्तान के अलावा दुनिया में शायद ही कोई और मुल्क हो जो कोरोना से इतनी कामयाबी से लड़के बाहर निकला है। बाकी पूरी दुनिया की मईशतें इस वक्त कोरोना ने उनको जकड़ा हुआ है। और अभी चाहे ये जो महंगाई के मसले में आज आप डिबेट देखें वाशिंगटन में क्या हो रही है, आप देखें लंदन में क्या डिबेट हो रही है, आप देखें यूरोपीय यूनियन में, दिल्ली में और बांग्लादेश में क्या डिबेट्स हो रही हैं, तो इस वक्त बाकी ममालिक की सूरत हाल तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खराब है जहां तक महंगाई का मामला है। हमने तो बड़ी कामयाबी से 5% का ग्रोथ रखा है। आज आप देखें, आज अगर आपका दौर अखबार उठा के देखें और उसमें जो डेटा आया है आपका, जो ट्रैक्टर्स का, मोटर बाइक्स का, गाड़ियों की जो फरोख्त में, अब हम कह रहे हैं बिजली बड़ी महंगी हो गई है, बिजली की जो खपत है उसमें 26% इजाफा हो गया है। हम कह रहे हैं कि 13% इजाफा हो गया है। हम कह रहे हैं डीजल बड़ा महंगा हो गया है, डीजल की खपत में 26% इजाफा हो गया है। तो अब इशू ये है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है, हमारा जो रूरल एरियाज हैं, हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें आमदन बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम आ रही है जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, मिडिल क्लास का, उसकी ये बहुत छोटा सेगमेंट है लेकिन ये बड़ा वोकल सेगमेंट है। इसकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बात की इंशाल्लाह इनके लिए एक बड़ा फैसला। और चौधरी साहब ये जो गैस बहरान की बात हो रही है, कोई कह रहा है मुमकिन बहरान, इस हवाले से जो है वो क्या सिंध साहब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या हुकूमत कोई ऐसा बहरान देख रही है या कोई गैस का बहरान आने वाला है मुल्क के अंदर? देखिए बहरान तो सीधा सीधा है। हमारी इस वक्त जो है जो हमारी लोकल गैस है वो 9% के ऊपर डिप्लीट हुई है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से साबका हुकूमतों ने हमारे एनर्जी सेक्टर को बिल्कुल टेम्परेरी बुनियादों के ऊपर चलाया है, जिसकी वजह से पूरा एनर्जी सेक्टर तबाह बर्बाद हो गया। बिजली के इन्होंने प्लांट्स लगा लिए जो बहुत महंगे हैं, उनके हमें पैसे देने पड़ते हैं और वो चले ना चले जरूरत हमारी है नहीं। उसके बाद ये जो गैस के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं है, तो हमारी इस वक्त जो लोकल गैस है वो डिप्लीट हो गई है। इम्पोर्टेड गैस बहुत महंगी है। उसके बाद जो अपना जो जब तक हम एनर्जी मिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम बड़े पॉलिटिकल फैसले नहीं करेंगे, बहरान तो रहने हैं। जब तक हम सिर्फ अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत ही पैदा नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे नहीं ये जो बात हो रही थी चौधरी साहब, ये कि 3 दिन गैस मिलेगी और 3 दिन नहीं मिलेगी, कोई इस हवाले से कोई काबीना ने फैसला किया है? नहीं, डोमेस्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस और वैसे भी गैस कितने अवेलेबल है, 27% टोटल पॉपुलेशन को गैस अवेलेबल है। 67% के पास तो गैस है ही नहीं, 77% के पास। ये तो एक ऐसी पॉलिटिकल बार्गेन है कि गैस होगी। गैस सारे एलपीजी सिलेंडर के ऊपर है पाकिस्तान पूरा। ये तो सिर्फ एक मखसूस हमारे चूंकि डोमेस्टिक जो अर्बन हमारा एक तबका है उसको हम सब्सिडाइज गैस दे रहे हैं और उसके पैसे वो 77% लोग दे रहे हैं जिनके पास गैस नहीं है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद है, विफाक के वज़ीर इत्तलात। बहरहाल जो आज का हमारा ये जो मौजू है कि क्या हुकूमत को ऐवान के अंदर कोई खतरा है, इस पर जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। मैं वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर शशि पलेजो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा आपके वक्त का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें। गुफ्तगू का ज़रा आगाज़ करेंगे मगर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो फिर कि क्या हुकूमत को ऐवान के अंदर कोई ख़तरा है या नहीं, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या हुकूमत को ऐवान में किसी खतरे का सामना है? डॉक्टर रमेश कुमार, सेनेटर शशि पलेजो साहबा और शिजा फातिमा साहबा मुस्लिम लीग नून से, वो आज के डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शशि पलेजो साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। ये कुछ गुफ्तगू आपने जो फवाद चौधरी की थी वो भी आपने सुन ली। जी जी जी, शशि पलेजो साहबा ये बताइएगा कि ये क्या आपको लगता है कि हुकूमत को इस वक्त नंबर्स को लेकर या ऐवान के अंदर, हुकूमत जाहिर बात है हुकूमत की जो स्ट्रेंथ होती है, हुकूमत की जो बेस होती है वो ऐवान के अंदर उसके नंबर्स होते हैं, तो ये जो अपोजिशन दावे कर रही है कि हुकूमत को जो वो चले जाना चाहिए, हुकूमत डज नॉट हैव द नंबर्स, और ये जो बिलों की मामला है इसको अपोजिशन अपनी फतह के तौर पर देख रही है, तो आपको लगता है कि इनको खतरा है ऐवान के अंदर?
चूँकि अब तक तो पीटीआई की हुकूमत जो है उनकी करता धरता है वो उस एंगल पे चल रहे थे। डायरेक्शनलेस रही है हुकूमत शुरू से ही। पॉलिसी तो आपको पता है कोई भी ठोस नहीं रही है, यू टर्न बात बात पे लिया जाता है। इत्तेहादी तो जाहिर बात है उनको मौका मिल गया है, हालांकि फारूक नसीम जैसे लोग जो कहने में एमक्यूएम के सारी पॉलिसी तो हमें उनकी ऑफिस से ही नजर आती है। जजेस का मामला हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का मामला हो, सदारती रेफरेंस जो भी बेड़ा गर्क हुआ, बहरहाल अब उसमें क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अददी लिहाज से देखिए हमने भी ये 3 साल हुकूमत चली है तो हमने भी कहा जमहूरी तरीका यही है कि भाई कुछ नंबर से ही सही, लेकिन अगर उनके पास अददी अक्सरियत है तो उनका राइट बनता है। क्योंकि ये तसलसल पीपल्स पार्टी ने ही जमहूरी शुरू किया था कि 5 साल कंप्लीट अगर एक हुकूमत के पास मैंडेट है, लेकिन यहाँ मैंडेट का भी मसला है, पॉलिसी का भी है और पार्लियामेंट की बेतौकीरी का भी है, महंगाई का भी है। अब सूरत हाल, पहले तो पार्लियामेंट के ताले थे, लेकिन अब तो अददी लिहाज पर भी पार्लियामेंट ये अपने मनपसंद लेजिस्लेशन के लिए बुलाना भी चाह रहे हैं, या इवन इनको न्यूट्रल लेना पड़ा जॉइंट सेशन से भी। तो न सिर्फ इत्तेहादी, लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई के अंदर से भी बहुत सारे मेंबर्स, सब तो नहीं कह सकते हम, लेकिन काफी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो उनके साथ उनकी लेजिस्लेशन में, अपनी हुकूमत की लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं बनना चाहते। 1-2 बिल्स भी नहीं, 30 बिल उस दिन आने थे और उसमें रिफॉर्म्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से रहमान साहब ये कहना था कि बिल्कुल गुंजाइश है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो दिल और विल लेकर आए। अब शुरू ईवीएम से और कंट्राडिक्शन से होगी, कंट्रोवर्शियल चीजों से होगी, जहां आपकी सालमियत पर भी जो है तलवार लटक रही हो, जहां चीजें पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट भी नाकाम हो चुके हों, जहां आपकी कोर्ट्स भी कहती हैं पार्लियामेंट का ये मजाज बनती है, जहां आपके ऑर्डिनेंस भी फेल हो चुके हों, तो वहां तरीकेकार उनको एक आईनी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत करना चाहिए थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ये तरीका उन्होंने नहीं किया और रात बीच में उन्होंने जबरदस्ती कौमी असेंबली से लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश की, हालांकि मुतसादम थे बहुत सारी शिकें जो इलेक्शन कमीशन ने भी कही। बहरहाल अब जो है अददी लिहाज से भी ये हुकूमत, अब ये भी नहीं कह सकते कि बैसाखियों पे खड़ी है। ये जो अभी यूटर्न लेना पड़ा जॉइंट सेशन से, इसमें काफी झोल नजर आता है, कमजोरी नजर आती है अददी लिहाज से। राइट, मगर रमेश कुमार साहब ये क्यों है? हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, अभी भी जारी बात है, वो फवाद साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन तो है कि अगर रायशुमारी में उसको शिकस्त हो जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि थिन मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी है मगर थिन है। कुछ चीज़ें देखें, पीएमएलएन की 2/3 मेजॉरिटी थी, सही, तब भी ये चीज़ें होती थी, ऐसे नहीं होती थी। बहुत मरतबा आपने देखा कि एक मरतबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात आप कर रहे हैं, हाँ नहीं, लास्ट गवर्नमेंट में भी हुआ था, लास्ट गवर्नमेंट में भी एक मरतबा हुआ था कि मेंबर जो ऊपर नीचे होते थे। पहली चीज़ तो ये डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें होती है, मगर मुझे इस वक्त अपनी गवर्नमेंट के अंदर किसी किस्म का इत्तेहादियों के साथ या पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ देखें, बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन, मैं जो है वो ससवी मेरे साथ 2002 में भी थी और फवाद भी हमारा दोस्त है, वो अभी आपके साथ था मुझसे आने से पहले। बात सिंपल में ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, नैब रिफॉर्म हो या फॉरेन पॉलिसी हो, मेरी हमेशा, क्योंकि ये सोच रही है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो नाउ इनफ इज़ इनफ। हर पॉलिटिकल पार्टी 2002 से मैं इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, आज चौथी मरतबा मैं, मतलब आज 20 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे। हर इलेक्शन के अंदर जब भी इलेक्शन होती है, हारने वाला ये इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे साथ धांधली हुई। ये कब ख़त्म होगी? तब ख़त्म होगी जब हम कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे। आपने देखा कि 2017 का एक इलेक्टोरल रिफॉर्म आया, 2017 के इलेक्टोरल रिफॉर्म से कुछ बेहतरी आई, उनसे माजी से सीखें, क्या उसकी गलतियां हैं, बैठे मिल के करें। एक मरतबा नहीं, नंबर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात यह है कि माजी में क्या गलती हुई, आदमी रहमान तजर्बे से सीखता है। मियाँ साहब को जब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि आप ये 62, 63 ये सारी अमेंडमेंट होनी चाहिए,
तो मियाँ साहब ने कहा नहीं, आज आसिफ साहब फंसा हुआ है तो इस वजह से कह रहा है मैं नहीं करता। फिर जब मियाँ साहब फंसा तो फिर आसिफ साहब को कहा, उसने कहा अब आप फंसे हो। बात यह कि अच्छी लेजिस्लेशन के लिए किसकी गवर्नमेंट है, किसका टाइम है, वो डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल यूनिटी होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। नहीं तो आप फेटफ में भी जो है वो डिस्कस होंगे, आप IMF भी आपको ब्लैकमेल करेगा, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। अगर डेमोक्रेसी के अंदर सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मुतफिक नहीं होंगी, नैब रिफॉर्म सिस्टम के कहना है कि ये कंसेंसस से होने चाहिए, बाकी छोटे मोटे मसले बाकी देखे, बाकी कोई मुझे ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा है और मैं कोई मसला देख भी नहीं रहा हूं। अच्छा, ये जितनी बातें हो रही हैं, कभी बातें हो रही हैं कि अब पिंडी और इस्लामाबाद में दरारें हो गई है, ये हो गई है, मुझे अभी तक आज तक जो मैं तो रोजाना सबसे मिलता रहता हूँ। अच्छा। आज तक मुझे ऐसे पिंडी वालों से मिलते हैं, इस्लामाबाद वालों से मिलते हैं? नहीं, मैं दोनों से मिलता हूँ। मैं तो खुली बात करता हूँ कि मैं दोनों से मिलता हूँ। मैं पिंडी से भी मिलता हूँ, मैं आपपारा से भी मिलता हूँ और मैं इस्लामाबाद से भी मिलता हूँ। मेरी सबसे होती है, मगर मुझे ऐसी कोई चीज नहीं। आपकी नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त? प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, आज की रात तक। आज की रात है। शहजाद साहबा, क्या हुकूमत के लिए कुछ बदला है? गवर्नमेंट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस। पहले भी एक मिसाल दी, पहले एक दफा मौका आया था जब वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो है वो नंबर्स ऊपर नीचे हुए थे, उसके बाद उन्होंने एतमाद का वोट लिया था। क्या अभी कुछ बदला है गवर्नमेंट के लिए? हेलो जी 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 शहजाद साहबा। हेलो जी शहजाद साहबा, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा, आवाज आ रही है? जी शहजाद साहबा, चले मैं मेरा ख्याल है कुछ देर में आपके पास आ जाता हूँ। लेट मी फिक्स द ऑडियो। बट शशि पलेजो साहबा, यही सवाल मेरा आपसे है। ये बातें तो बहुत सारी होती है, ऑपोजिशन पहले भी जो है वो कई मरतबा इस तरह से दावे कर चुकी है, लेकिन क्या हुकूमत के लिए कुछ बदल गया है? रहमान साहब, हुकूमत के लिए काफ़ी कुछ बदल चुका है और कोई हुकूमत अगर अपने ही इदारे स्टेट बैंक से लेकर ख़ास कर हम अभी हालिया जो शुमारियात का अदारा है उसको कहे कि हफ्तेवार आप ब्रीफिंग भी देना छोड़ दें कि आदाद शुमार आते हैं तो वो नाचते हैं सबकी आंखों के सामने। फिर होशरबा महंगाई के जो है ये सारे जो है रंग ढंग देखकर लोग तो वैसे ही जो है वो बेहोश हो जाते हैं। और सूरत हाल पेट्रोलियम की देख लें, मिनी बजट्स मल्टीपल, हमने पहले से कहा था ये एक बजट नहीं है, मिनी बजट्स मल्टीपल आएंगे पेट्रोलियम की एक महीने में 4-4। तो ये सारी चीजें कोई हमने इनके सामने कोई लोहे की दीवारें नहीं बनाई, हालांकि इन्होंने पार्लियामेंट को ताले जरूर लगाए। लेकिन जहां सूरत हाल ये आ जाए कि जो चीजें मैनेज करने की थी IMF से लेकर दूसरे मामलात में, जो अगर एक बेहतर हिकमत अमली होती तो ऐसा नहीं था कि ऑप्शंस नहीं थे बेहतर हिकमत अमली के। अब ये लेजिस्लेशन जैसे आप अभी बात कर रहे थे EVM के हवाले से, या वो तो एक जुज है, लेकिन चूंकि उसी में इंटरेस्ट है इस हुकूमत का, चूंकि वहां चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जो हम समझते हैं वैसे ही RTS जो एक क्वेश्चन मार्क लगा बैठा है इलेक्शंस पर, बजाय इसके कि वो दाग धोए हम। और जो प्री पोल और पोलिंग डे पर जो मस्तियां होती हैं, जो हम भी गुजरे हैं धांधलियों से, हम भी उसके निशाने पे आए हैं, या जो भी पोस्ट पोलिंग भी मामलात होते हैं, सालों साल ये केसेस चलते हैं। रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। 2017 वाले एक्ट में भी आपने देखा कि मेहनत में भी। एक मिनट दीजिएगा शहजाद साहबा, जरा साथ रहिएगा, आई एम कमिंग टू यू। मैं जरा शशि साहबा बात पूरी कर लें। पीपल्स पार्टी अपनी रिकमेंडेशन सजेशन के साथ वहां उस वक्त भी बैठी थी, काफी सारी चीजें बेहतर भी हुई, वो एक्ट में आई भी, लेकिन बहुत सारा मामला अभी रहा हुआ है। एक इम्प्लीमेंटेशन भी, और अभी जो रिफॉर्म्स के हवाले से बिल्कुल हम चाहते थे मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन अगर बात होगी हर चीज अदालत के जरिए या 8 मिनट में ही 8 बिल निकालने की बात होगी, न सिर्फ आइन लेकिन आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर को भी बाईपास, जो भी मुख्तलिफ फेजेस होते हैं आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के, उसको बाईपास करते हुए सिर्फ अपनी ताकत और बलबूते पर। अब ये जो मगर अब इसमें एक चीज, एक डेवलपमेंट, एक जेस्चर शशि साहबा, एक जेस्चर जो हुकूमत की तरफ से आया है वो ये कि स्पीकर ने अब ऑपोजिशन लीडर को एक मरतबा फिर से खत लिखा है, जो कमेटी की रिफॉर्मेशन उसकी भी बात हुई है। बट शहजाद साहबा, आपको आवाज आ रही है जी? अब जी आ रही है जी। अच्छा,
ये गवर्नमेंट कहती है कि ये सेशन का आगे जाना इन सब का ताल्लुक ये है, इस वजह से हुआ है कि हुकूमत चाहती है कि कंसेंसस के साथ ये जो रिफॉर्म्स वाला मामला है इसको आगे लेके जाया जा सके। अब दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, जो ऑपोजिशन इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रही है या इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रही है कि जी कि गवर्नमेंट के पास शायद नंबर्स नहीं है। तो क्या इनमें से कौन सी बात आपको जो है वो ठीक लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रहमान। देखिए, बात ये है कि ये इट्स अ जोक। इस वक्त जो हुकूमत ने स्टांस लिया है, इट इज लिटरली अ जोक। एंड व्हाई डू आई से दैट? अच्छा, जब जून के अंदर इन्होंने यही 20 बिल तकरीबन एक दिन के अंदर बुलडोज किए थे, तमाम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को बुलडोज करते हुए, हम तब इनको कहते रहे कि आप कंसेंसस के बगैर ना करें। आपकी कौन सी हुकूमत जा रही है जो आपको एक दिन में ये काम करने की जरूरत है? उसमें कई बिल थे जो स्टैंडिंग कमेटीज को गए ही नहीं, कई बिल्स थे जिनकी रिपोर्ट नहीं आई हुई थी, कई बिल्स थे जिसके ऊपर जो है वो शदीद कंट्रोवर्सी थी। इन्होंने 20 बिल्स एक दिन में वो पास किए। उसके बाद ये जितना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, हम इनको पहले दिन से कहते रहे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसा मामला है जिसमें जब तक तमाम पार्टीज का कंसेंसस नहीं होगा, आप तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है धांधली के इल्जाम खत्म करने का कि आप ऑर्डिनेंसेस के थ्रू इलेक्शन रिफॉर्म्स बुलडोज करें? मतलब इंतहा हो गई। मगर इसकी क्या वजह आपको नजर आती है कि गवर्नमेंट पहले ये लेजिस्लेटिव एजेंडा बुलडोज कर सकती थी मुश्तरका इजलास में और अब नहीं कर पा रही, जो आप ये कह रहे हैं? मैं वहीं पे आ रही। अब देखिए, इन्होंने अब इस दौरान एक ये आप पूछ रहे थे कि तब्दीली क्या आई है हुकूमत के लिए। देखिए, पिछले 3 साल के अंदर जो मौशी एक तबाही पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, वो अक्यूमुलेट होती होती इस वक्त इस महज पे है कि इनके मेंबर्स अपने हलकों में नहीं जा सकते। रिमान जो कल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट दी है ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, उसमें जो सबसे गरीब तबका है पाकिस्तान का, उसके लिए ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इस वक्त 18.5% है। आप सोच सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और कंबाइंड भी जो इन्फ्लेशन है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की, वो 17.5% है। इस वक्त जो पिछले 3 साल है, पिछला 1 साल है, उसके अंदर बिजली जो है वो 75%, LPG 75%, पेट्रोल 42%, डीजल जो है वो 40% महंगा हो चुका है गरीबों के लिए। घी जिसमें कुकिंग ऑयल जिसमें आम बंदा खाना पकाता है वो 50% महंगा हो चुका है। तो इन हालात के अंदर देखें, इनके अपने मेंबर्स भी इनसे नाला है, क्योंकि मिस गवर्नेंस और करप्शन जो है वो इस वक्त सब जानते हैं कि पीक पे है। दूसरी बात यह है कि जो EVMs हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। कुछ इन्होंने फैसल वादा साहब को बचाने के लिए एक आधा शिफ्ट डाली हुई है, आप मुझसे कभी डिटेल में करेंगे, हम इस पे बात कर लेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। कुछ ग्रुप्स को बचाने के लिए की हुई है, मगर जो EVMs का मामला है और एक और जो मामला है कि तमाम इलेक्शन कमीशन की पावर्स ये लोग देना चाह रहे हैं नादरा को, ये इन मामलात का मतलब ये है कि कल को जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाए। चलो, मैं ये EVM वाला जो इशू है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो, एक आखिरी बात मैं आपको मैं जरा ब्रेक का टाइम था, 20 सेकंड। इनकी जो मीटिंग हुई है, जो वजीर आजम कह रहे थे, अगर ये देखे ना, मैं क्यों जोक कह रही थी कि ये जो हमें कह रहे हैं कि कंसेंसस पे करना था, इजलास से घंटा पहले तो वजीर आजम कह रहा था जिहाद करो। अपनी मीटिंग में बैठ के वो जिहाद 1 घंटे के अंदर इनको कैसे याद आ गया कि कंसेंसस से करना है? बात ये है कि इनके ये मैं तो रमेश साहब से ये उनके सामने सवाल रखूंगा, और क्या वाकई ये जो मुआशी माहौल है इसने जो है वो कुछ बदल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान के हवाले से? जरा इस पर इस ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो रिफॉर्म एजेंडे की बात हो रही थी, रमेश कुमार साहब, अपोजिशन बड़ा शक करती है कि जब गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस की बात करती है, एक ज़ाहिर बात है वो कहते हैं ऑर्डिनेंसेस का भी हवाला देते हैं कि आप लोग पहले जिस तरह से कानून साजी की कोशिश करते रहें, तो क्या हुकूमत जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि इन इश्यूज़ के ऊपर, इन रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो कंसेंसस हो और अपोजिशन भी जो है वो ऑन बोर्ड आए?
देखें, गवर्नमेंट की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, मगर अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। आप ये गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि गवर्नमेंट यूनाइटेड नहीं है। गवर्नमेंट तो यूनिटी अपनी हर वक्त दिखाती है, मगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी का, इवन और भी छोटे मोटे ग्रुप्स का पीडीएम के अंदर जो इनका इत्तेहाद बना, वो भी किन बातों के ऊपर टूटा। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं दोनों लीडरशिप कि आप ये फ़ायदा लेते हो, आप ये फ़ायदा लेते हो। नेशनल असम्बली में मेरी बहन शिजा ने जो बातें की, इजलास हुआ, वो बिल जब सेनेट में पहुंचा, सेनेट में पहुंचने के बाद फिर अपोजिशन की तरफ से एक तकरीर की गई कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी एक कमेटी बनाई कि बिल्कुल आप नाम नॉमिनेट करें और ये इस चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, मिलके इसके ऊपर रिफॉर्म करते हैं। सेनेट की कमेटी में बिल पड़ा था, नून लीग को मौलाना फजल रहमान का फ़ोन आया कि अगर आपने किसी भी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने, मैं आपको पीडीएम से निकाल दूंगा। अच्छा, जिसके बाद वो काफ़ी वेट के बाद वहाँ पे टाइम पूरा हो रहा था, उसके बाद हमने वो बिल दोबारा जो है वो अभी तो गवर्नमेंट से ऑपोजिशन ये एश्योरेंस चाह रही है, कुछ खबरें हैं, करेक्ट में, ये ऑपोजिशन जो है वो मुझे ठीक कर सकती है, दोनों नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट से एश्योरेंस चाहती है कि वो लिख कर दें स्पीकर से कि ये कमेटी में डिसाइड होंगे बिल और उसके बाद जो है वो ऐवान के अंदर आएंगे। सर ये एक मरतबा थोड़ी है, मैं खुद वहां पे मौजूद था, ये 3 मरतबा बातें हुई है। अच्छा, 3 मरतबा बातें हुई है कि कंसेंसस डेवलप करें। आपको अगर किसी चीज के ऊपर, ईवीएम के ऊपर खदशा है, आप वो बताएं। नैब के ऊपर हर बार जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का बंदा आता था यही बात करता था कि नैब गलत है। कमेटी, आप ये कह रहे हैं कमेटी स्टेज के अंदर ये जो है मैं कहता हूं नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस आया है, गवर्नमेंट ने अपने कंधे के ऊपर जो वजन लिया है, ये सारा नैब ऑर्डिनेंस ख्वाहिशात जो है ये अपोजिशन की ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ है। अब अपोजिशन पता है क्या कहती है कि हमने 3 साल जो है वो भुगत लिया है, अब हुकूमत का टाइम आया है तो इस वजह से ही करे। मैंने कहा ये पहले भी टाइम की सिलेक्शन, पहले भी इन सीनियर पॉलिटिशियन की गलती थी, अभी भी गलती कर रहे हैं, अब टाइम की सिलेक्शन। मगर आप ये कह रहे हैं ये जो नैब वाला ऑर्डिनेंस आया ये इनके कहने पर जो है वो बना है। मैंने कहा इनकी जो ख्वाहिशात थी कि ये चीजें नैब की जो है वो ऑर्डिनेंस में होनी चाहिए, लेजिस्लेशन में होनी चाहिए, वही लेजिस्लेशन हुई है, वही। अब वो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने तो इवन अपने कंधे के ऊपर लेने की जरूरत नहीं थी। ये क्या मसला मगर एक चीज अच्छी डायरेक्शन में जा रही है तो मैं समझता हूं कि मिलके अच्छी लेजिस्लेशन के लिए कोई टाइमिंग नहीं होती। मुझे पूछ लेने शिजा साहब, ये क्या ऑपोजिशन जो है वो इस पूरे प्रोसेस की राह में रुकावट बनती है, कमेटी स्टेज हो या कोई और स्टेज हो? मेरी बात सुने रहमान, ये बिल्कुल बात गलत सोच कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कंसेंसस के लिए हमने हमेशा हाथ बढ़ाए। हाँ, इन्होंने हमारे साथ एफएटीएफ में क्या किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने हमें कहा जी आप आए, आप बैठें, एफएटीएफ के रिफॉर्म्स करते हैं और जो चीजें हम 1-2 डिस्कस कर देंगे। हम इनके साथ रिफॉर्म्स में बैठे, हमने इनके साथ, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट था, हमने एफएटीएफ के सारे बिल्स क्लॉज बाय क्लॉज करके उनमें अमेंडमेंट डाल के, उन्होंने फिर हमारी अमेंडमेंट भी नहीं डाली है, ठीक है, हमने इनको तजावीज दी, वो भी नहीं, इन्होंने उसको पास किया और अगले दिन आके शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर पे काफी एनआरओ मांगते हैं। मतलब अच्छा शहजाद साहब, आप माजरत में आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप यहीं से एक ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं, जरा कंटिन्यू कीजिए कि ये लेजिस्लेशन वाला जो मामला है, क्या इसमें ऑपोजिशन रुकावट बनती है या हुकूमत इसके अंदर जो है वो अपनी मर्जी जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश करती है? इस ब्रेक के बाद में आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। शिजा साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, टाइम जरा कम है, मैं चाहता हूँ इस डिबेट को हम कंक्लूड करें। जी, मैं बात कर रही थी कि ये जो बात कर रहे थे कि हम जो हैं वो उसमें बनते हैं, हिंड्रेंस बनते हैं। बात ये कि हमने हर मौके पे, ठीक है, जब कोविड आया, जब कश्मीर का मसला आया, हमने जब असेंबली बनी, हमने इनसे मिसाकी मईशत की बात की, एफएटीएफ पे हम इनके साथ खड़े हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये किस किस्म की जबान इनके वुज़रा और इनके वज़ीर आज़म हमारे लिए इस्तेमाल करते रहे, किस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, हम फिर भी नेशनल इश्यूज पे इनके साथ लेजिस्लेशन करते हैं। अभी जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला आया, इससे भी हम इनको कहते रहे कि साथ बैठ जाएं। हमने स्पीकर को बार कहा कि हमने भी इलेक्टोरल किए थे,
2 साल जो है हमने 117 मीटिंग्स की थी, हर पार्टी उसके अंदर रिप्रेजेंटेड थी, ऑपोजिशन की उस कमेटी के अंदर मेजॉरिटी थी, मगर हमने यूनानिमस कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था। ये देखिए, ये गलत बात कर रहे हैं। चले, मेरे पास अब टाइम कम है, मैं जरा बाकी दोनों मेहमानों से भी मैं पूछ लूं। शशि पलेजो साहबा, क्या पार्लियामान के अंदर हुकूमत के साथ चला जा सकता है? हैंग हो गया है जी। शशि साहबा, आपको आवाज आ रही? जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी हाँ। जी सेनेटर साहब, वेरी क्विकली ये बता दीजिए योर कंक्लूडिंग कमेंट्स, पार्लियामान के अंदर हुकूमत के साथ चला जा सकता है या नहीं? नहीं चला जा सकता। जब हमने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि चीजों को आईनी जमहूरी तरीके से चलाएं, तब उन्होंने अपनी कोई पता नहीं कौन सी ये डायरेक्शन लिस्ट रहे हैं शुरू से ही, इन्होंने कोशिश की डिवाइडेड रूल वाली पॉलिसी थोपने की, लेकिन ये खुद डिवाइड हो चुके हैं। ये मुकाबलिन पॉलिसी अपोजिशन पे तो नहीं चली, हम मुस्तहकम है ज्यादा, हमारे पास डायरेक्शन है, हम अपोजिशन जो है वो यकजा है, और हमने को कई नाकामियों से जो है वो और उनको मुंह की खानी पड़ी है हुकूमत को। अब जो टाइम रमेश साहब, ये ऑपोजिशन का इकट्ठा होना, मैं आपको बताऊं, मैंने 2002 से सारा टाइम देखा है, राइट और लेफ्ट की जो पार्टियां है ना, वो थी पीपुल्स पार्टी और PMLN।